चुड़ैल के जहरीले नूडल्स। रात का समय होता है। एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक रसोई में खड़ी होकर नूडल्स बना रही होती है, जिसके बाद वो नूडल्स बनाते बनाते अपने आप से कहती है, इन्होंने नूडल्स खिलाकर मुझे मारा है। मैं भी अब इनसे अपने पति की मौत का बदला लूंगी और इन्हें नहीं छोड़ूंगी। आज जब ये दोनों मेरे हाथों के बने जहरीले नूडल्स खाएंगे तो ये दोनों भी मर जाएंगे। वो भयानक चुड़ैल नूडल्स बनाकर अपना रूप एक औरत के वेश में बदल लेती है, जिसके बाद वो नूडल्स को अमलेश और निशा के पास लेकर आती है। नूडल्स देखकर दोनों माँ बेटी के मुंह में पानी आ जाता है और वो दोनों चुपचाप नूडल्स खाने लगते हैं। उन्हें नूडल्स खाते देख चुड़ैल मुस्कुराकर वहां से गायब हो जाती है। आखिर उस चुड़ैल ने जहरीले नूडल्स बनाकर उन बेचारी मासूम माँ बेटी को क्यों मार दिया? आइए कहानी में थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अरे निशा, तेरी भाभी कहाँ है? इससे तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जब देखो आराम करती रहती है। अरे कितना आराम करेगी ये? इसे घर के काम नहीं दिखते क्या? जब बहू इतनी आलसी लेकर आई हो तो वो घर के काम थोड़े करेगी, वो तो आराम ही करेगी ना। ये सुनकर अमलेश को गुस्सा आता है और वो अपनी बहू राधा को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। बहू कहाँ मर गई? क्या तुझे घर के काम नहीं दिखाई देते? तभी राधा भागते हुए अपनी सास कमलेश के पास आती है और उससे कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी वजह से मैंने आज घर के काम नहीं किए। ओहो, महारानी के बहाने तो देखो, जब देखो बहाने करती रहती है। अरे तुझे बहाने बनाने के अलावा और कोई काम नहीं आता? जा, अब जल्दी से जा और हमारे लिए नाश्ता बना कर ले आ। लेकिन माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। तभी अमलेश उसके बाल पकड़कर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात को टालेगी? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर अमलेश उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके बाद बेचारी राधा चुपचाप रसोई में जाकर अपनी सास अमलेश के लिए खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में राधा खाना बनाकर अपनी सास अमलेश को उसके कमरे में देने चली जाती है। देख निशा, एक थप्पड़ में सारा बुखार और आलस उतर गया। देख, ले आई खाना, अब ले आई हो तो टेबल पर रख दे, हमारा मुंह क्या ताक रही है? राधा खाने की पूरी भरी हुई थाली टेबल पर रख देती है। बेचारी राधा ने कुछ भी नहीं खाया होता, वो अपनी सास की तरफ देख रही होती है। तभी अमलेश कहती है, अरे मेरा मुंह क्या देख रही है, यहाँ से चली जा। मैं और मेरी बेटी निशा जब खाना खाने लगे तो तेरे लिए कुछ बचा देंगे। अपनी सास की ये बात सुनकर बेचारी राधा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी जिंदगी है मेरी, मैं यहाँ एक एक टुकड़े के लिए तड़प रही हूँ, ऊपर से मेरे पति की मृत्यु हो गई है। उनकी जगह भगवान तू मुझे उठा लेता तो कम से कम मुझे ये सब तो नहीं देखना पड़ता। बेचारी राधा अपने कमरे में बुरी तरह से रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ निशा अपनी माँ अमलेश के साथ राधा के हाथों का बना खाना खा रही होती है। तभी वो दोनों अपनी झूठी थाली में थोड़ा सा खाना छोड़ देते हैं, जिसके बाद अमलेश राधा को आवाज लगाती है, अरे बहू कहाँ मर गई? जल्दी से आ जा, ये खाना खा ले, नहीं तो मैं इसे खाने को कुत्ते को दे दूंगी। राधा भूख से तड़प रही होती है, जिसके बाद वो भागती हुई अपनी सास के पास जाती है और उनका झूठा खाना खाने लगती है। लेकिन बेचारी राधा का पेट नहीं भरता। शाम होते होते अमलेश राधा से कहती है, अरे देख, शाम हो गई है, जल्दी से बाजार जाकर सब्जी लेकर आ जा, रात का खाना भी तो बनाना है। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी लेने चली जाती हूँ। ऐसा कहकर राधा सब्जी लेने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो सब्जी लेकर घर को लौटती है, उसकी सास रसोई में कुछ बना रही होती है, जिसे देखकर राधा उससे पूछती है, अरे माँ जी, आप क्या बना रही हो? अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं मेरी प्यारी बहू, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा तेरे लिए नूडल्स बना देती हूँ। जा अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरे लिए नूडल्स अभी बना कर लाती हूँ। अपनी सास का ये स्वभाव देखकर राधा बहुत खुश होती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जिसके थोड़ी ही देर बाद अमलेश नूडल्स बनाकर राधा के कमरे में लेकर आती है और उससे कहती है, ये लो बहू, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, इन्हें खाकर अपनी दवाई खा लेना, तुमने सुबह से वैसे भी कुछ नहीं खाया है। ऐसा कहकर वो नूडल्स रखकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद भूख के मारे बेचारी राधा सारी की सारी नूडल्स खा लेती है। कुछ देर बाद वो अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह से झाग और खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो वहीं गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है।
वहीं दूसरी तरफ अमलेश अपनी बेटी निशा से कहती है, आज तो मैंने इस राधा का नाम की चिड़िया को जड़ से उखाड़ दिया। बता कैसा रहा मेरा नूडल्स वाला प्लान? बिल्कुल परफेक्ट माँ। अब इस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा हक है। आखिर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज राधा के नाम की। अरे हम दोनों क्या मर गए थे? अरे तो चिंता मत कर, अब तो सब कुछ हमारा है। जा मौज ले। राधा के मरने के बाद राधा की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बनकर ये सब सुन रही होती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, कैसी सास और ननद है मेरी। अरे मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? अगर इन्हें मुझसे इतनी ही परेशानी थी तो मुझे घर से निकाल देती या फिर मुझसे साफ कह देती, मैं सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर देती। इन्होंने तो मुझे जान से ही मार दिया, लेकिन अब मैं इन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी और जहरीले नूडल्स बनाकर इन्हें खिलाऊंगी। उस दिन के बाद से चुड़ैल अपनी सास और ननद से बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी कि तभी एक दिन अमलेश घर के कामों से परेशान होकर एक नौकरानी को बुला लेती है और उसे घर के सभी काम बता देती है। इसी चीज का फायदा उठाकर चुड़ैल एक दिन नौकरानी का वेश बदलकर उनके लिए रसोई में जहरीले नूडल्स बना रही थी, जिसके बाद वे जहरीले नूडल्स अपनी सास और ननद को देने जाती है। ये लीजिए मैडम साहिबा, आपके लिए मैंने नूडल्स बनाए हैं। अरे लेकिन हमने तो तुम्हें नूडल्स बनाने के लिए कहा ही नहीं था। अरे अब क्या बताएं मैडम साहिबा, मेरे कान थोड़े कम सुनते हैं। मुझे लगा आपने नूडल्स बनाने के लिए कहा है, इसीलिए मैंने नूडल्स बना दिए। चलो कोई बात नहीं माँ, वैसे भी कई दिनों से नूडल्स नहीं खाए थे, अब इसने बनाए हैं तो खा ही लेते हैं। जैसे ही वो दोनों नूडल्स खाती हैं, नूडल्स खाने के कुछ ही देर बाद उन दोनों के मुंह से झाग और खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर जाती हैं। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और उन दोनों को मरा हुआ देखकर कहती है, खून का बदला खून से। इन्होंने मेरी जान ली, आज मैंने मौका देखकर इन दोनों को ही टपका दिया। अपनी मौत का बदला लेने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। 3 जादुई सब्जियां। बटुक एक किसान है। वो अपने छोटे से परिवार समेत बिलासपुर गांव में रहता है। परिवार में उसकी पत्नी सुप्रिया और 8 साल की बेटी सानवी शामिल है। उसके पास एक खेत है जहां दोनों दंपत्ति मिलकर सालाना साग सब्जियां उगाया करते हैं। आज बटुक हताश होकर खेत में खड़ा फसलों को निहारते हुए कहता है, अरे हर एक साल हमारे खेत में सब्जियों की अच्छी खासी फसल होती थी, मगर इस साल हमारी सब्जियों का सत्यानाश हो गया। जबकि इस बार हमने अपने सब्जियों की फसल का अन्य सालों की तुलना में खास ख्याल रखा था। कितनी मुश्किल से पाई पाई बटोर कर इन सब्जियों के फसल की बुआई की थी ताकि ज्यादा तादाद में सब्जियां उगे, मगर सब कुछ खाक हो गया। सब्जियों की फसल की बड़ी बर्बादी ने दंपत्ति को घनघोर गरीबी के दलदल में धकेल दिया। उस रात तीनों रूखी सूखी खाने बैठते हैं। अरे माँ, ये क्या, आज आपने सब्जी नहीं बनाई? सानवी बिटिया, इस साल हमारी सब्जियों की फसल बर्बाद होकर बुरी तौर से बर्बाद हो गई है। बड़ी मुश्किल से पेट भरने के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त हुआ है। सुप्रिया की बातें सुनकर नन्ही सानवी खाने का एक कौर खाकर सयाने स्वर से बोलती है, कोई बात नहीं माँ, साग सब्जियां तो मैं रोजाना ही खाती हूँ। वैसे ये दाल तो देखने में जितना शानदार है, इसका स्वाद साग सब्जियों से ज्यादा उत्तम है। जैसे तैसे एक रोज तो कट जाता है, मगर बदलते दिन के साथ वो दाने दाने पर मोहताज हो जाते हैं। भूख से तीनों का चेहरा कुमला चुका था। आज सानवी सड़क से गुजरते हुए कहती है, माँ, पिताजी पिछले 5 दिनों के भूखे हैं। उनकी भूख मिटाने के लिए मंदिर में कुछ तो मिल ही जाएगा। एकाएक उसकी निगाह सड़क के बीचों बीच गिरे 10 रुपए के नोट पर जाती है। 10 रुपए? ये किसके होंगे? मैं क्या कर सकती हूँ इन पैसों का? एक काम करती हूँ, इस पैसे से कुछ खाने का खरीद लेती हूँ। 10 रुपए लेकर सानवी बाजार में आती है, जहाँ हरिया नाम का एक सब्जी वाला ऊंचे स्वर से कहता है, लौकी लो भैया, गोल गोल गोभी लो काका, कद्दू एकदम सस्ते भाव में, ये बड़े बड़े बैंगन, आओ आओ ग्राहकों, ले जाओ सस्ती सब्जियां। अरे चाचा, क्या भाव है सारी सब्जियां? अरे बहुत सस्ता है बिटिया, फूल गोभी 20 रुपए किलो, बैंगन 15 रुपए किलो और कद्दू तो एकदम सस्ता, सिर्फ 10 रुपए किलो। मेरे पास केवल 10 रुपए ही हैं, मगर मुझे ये तीनों सब्जी चाहिए। ठीक बा बिटिया, हम आपन हिसाब से सवाल सब्जी तौल देते हैं।
हरिया थैले में एक फूल गोभी, एक बड़ा बैंगन और एक कद्दूकस देता है, जिसे लिए सानवी घर चली आती है। सानवी बिटिया, बिना पैसों के तुम ये सब्जी कहाँ से ले आई? माँ, मुझे रास्ते में 10 रुपए पड़े मिले, ये सब्जियाँ उन्हीं पैसों से मोल लाई हूँ। लाओ, इन सब्जियों को टोकरी में धर दो। जैसे ही सुप्रिया उन 3 सब्जियों को टोकरी में धरती है, सब्जियों का आकार एकदम से विशाल होकर उनमें इंसानी अक्ष की भांति नाक, मुंह और बड़ी बड़ी आंखें दिखने के साथ तीनों सब्जियों से टोकरी लबालब भर जाती है और तीनों सब्जियां उनसे बतियाने लगती हैं। कैसे हो प्यारे मित्रों, मैं हूँ सब्जियों का राजा बैंगन और ये है मेरे सब्जी साथीगण गोभी और कद्दू। भयभीत ना हो, हम तीनों कोई साधारण सब्जियां नहीं बल्कि जादुई सब्जियां हैं। तीनों जादुई सब्जियों का जिक्र सुनकर सुप्रिया, सानवी और बटुक एक दूसरे की सूरत निहारने लगते हैं। अरे, जादुई 3 सब्जियां, ये क्या भला है? बटुक, हम 3 जादुई सब्जियों की खासियत ये है कि हम खाली स्थान की पूर्ति करते हैं। मतलब जैसे ही तुम हम तीनों सब्जियों को किसी भी बड़ी टोकरी में रखकर मदद मांगोगे, हम उस टोकरी को भरपूर कर देंगे। 3 जादुई सब्जियों के बीच पड़ा जादुई बैंगन बटुक को अपने जादुई होने का पुख्ता प्रमाण देकर अपने साथियों के साथ साधारण सब्जियों में परिवर्तित हो जाता है। बटुक जी, ये 3 जादुई सब्जियों ने तो हमको खाने के साथ कमाने का भी जरिया दे दिया। अरे हाँ, अब हमको किसानी करके सब्जियां बोने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 3 जादुई सब्जियों ने अपने रूप में हमको सुनहरा अवसर दिया है, जिससे हम इस घनघोर गरीबी से निकल सकें। अगले दिन बटुक सवेरे उठकर अपने ठेले को साफ सुथरा करके जादुई 3 सब्जियों को ठेले पर रखकर कहता है, ए मेरे 3 सब्जियों, इसी पलछिन मेरे इस खाली ठेले को भर दो। बटुक के स्वर सुनते ही जादुई 3 सब्जियों का आकार बड़ा होकर जैसे उनका अक्ष प्रकाशमान होता है, पूरा ठेला सैकड़ों बैंगन, कद्दू और गोभी से लबालब भर जाता है। अरे शुक्रिया मेरी 3 जादुई सब्जियों। इसके बाद बटुक सब्जियों से ठकमठेल ठेले को लेकर गांव-गांव घूमकर फेरी करने लगता है। अरे आओ काकी, चाची, भौजाई, और ले जाओ हरी भरी ताजी सब्जियां एकदम सस्ते दाम में। गोभी भी है, बैंगन भी है, कद्दू भी है। बटुक की सब्जियां देखकर वो झुमरी वहां आकर कहती है, अरे ओ सब्जी वाले, जरा जल्दी से किलो भर बैंगन, किलो भर फूल गोभी और ये 2 कद्दू कस दो। बटुक जल्दी से सब्जियां तोलकर झुमरी को देते हुए कहता है, ये लो बहन जी, कुल मिलाकर 50 रुपए बने हैं। अरे कहाँ बात करत हो, तुम तो बड़ी ही सस्ती सब्जियां बेच रहे हो। सस्तेपन का कारण क्या है? सब्जी बासी भी नहीं लग रही। अरे तने के ठहरो, तुमरा बचा कुचा सब्जियां भी यहीं बिकवाई देते हैं। पूरे गांव में झूमते हुए झुमरी अपनी सखी सहेलियों को बटोर लाती है। देखते ही देखते बटुक की सब्जियां शेष हो जाती हैं। ई लो, अब ही 3 ठो गोभी, बैंगन और कद्दू तो बच गवा, ये हमारे के तौल दो। ये सुनकर बटुक मन में कहता है, अरे अगर ये 3 जादुई सब्जियां चली गई तो मेरे आय का स्रोत सत्यानाश हो जाएगा। अब भाभी जी, ये 3 सब्जियां मुझे नहीं बेचनी। अगर इनको बेच दूंगा तो मेरे घर पर बनाने को सब्जियां नहीं बचेंगी। बटुक की इस बोल वाले से जादुई 3 सब्जियां बच जाती हैं, जिसके बाद बटुक घर चला आता है, जहाँ सुप्रिया कहती है, अरे ये क्या, सारी की सारी सब्जियां सफाचट हो गई, घर में बनाने को एक भी सब्जी नहीं। माँ, आप भूल गई, हमारे पास जादुई 3 सब्जियां हैं जो हमारे एक स्वर से सैकड़ों सब्जियां में शुमार हो सकती हैं। सानवी उन तीनों जादुई सब्जियों को ले जाके जैसे ही टोकरी में रखती है, तीनों सब्जियां अपना जादू व्यक्त करते हुए विशाल आकार में टोकरी को सैकड़ों ताजे चमचमाते बैंगन, गोभी और कद्दू से लबालब भर देती है। अब जहां बटुक हर एक दिन जादुई 3 सब्जियों को सैकड़ों सब्जियों में बदलकर उन्हें गांव बाजार में बेचकर पैसे बटोर रहा था, वहीं सुप्रिया की रसोई में बनने वाली सब्जियों की जरूरत भी जादुई 3 सब्जियों के साथ मिलकर पूरी हो रही थी। कुछ ही महीनों की मेहनत से बटुक का परिवार उस छोटे तबके की गुमटी से बड़े घर में आकर असीमित सुख सुविधाओं में
विलासिता का जीवन यापन करते हैं। कुछ दिन बाद सानवी के बापू, सोचा नहीं था जिन सब्जियों की फसल ने हमको घनघोर घाटे में डाला था, उन सब्जियों ने ही, 3 जादुई सब्जियों ने हमारे सफर को फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ सुप्रिया, ये सारा श्रेय इन 3 जादुई सब्जियों का है। अगर ये तीनों रोजाना मुझे सैकड़ों सब्जियां न देती तो ना मैं ग्राहकों से उन सब्जियों का सौदा करता, ना हमारे पास पैसे होते, ना आज हम यहाँ होते। पिताजी, जादुई 3 सब्जियों के बदौलत हम रईसी के शिखर पर पहुँच गए। क्यों ना अब 3 जादुई सब्जियों से हम कर्जदार किसानों की मदद करें। हर एक वर्ष वो बेचारे लाखों की लागत श्रम के बावजूद भी कितना नुकसान झेलते हैं। हम उन्हें पैसे तो नहीं, मगर जादुई सब्जियों से सैकड़ों सब्जियां तो दे सकते हैं, जिससे उनकी जीवनी आसान हो सके। सानवी एकदम सही कह रही है बटुक। किसान के कष्टों से हम दंपत्ति तो बखूबी वाकिफ हैं। अंत में सानवी कहती है, हमारी 3 जादुई सब्जियों, हमें इतनी सारी सब्जियां दो जिससे हम कर्जदार किसानों को कष्टों से उबार सकें। जादुई 3 सब्जियां विशाल आकार में तब्दील होकर पूरे घर में सब्जियां बरसाती हैं, जिससे पूरा परिवार मिलकर उन्हें कर्जदार किसानों को सौंपकर उनकी भरसक मदद करता। दोस्तों, अक्सर धन इंसान को घमंडी बनाता है, मगर जादुई 3 सब्जियों से दिन दशा बदलने के बाद गरीबों की मदद का बीड़ा उठाया। वो स्वार्थी न बनकर सारथी बने, जो इंसानियत की पहचान को साफ तौर से दर्शाता है। लहंगों का जादुई पेड़। 18 वर्षीय लांची अपनी मां संध्या के संग सज्जनपुर गांव की सीमा में रहती थी। संध्या गांव के रईस लोगों के घरों में बर्तन चौका करती है। भरी जवानी में ही संध्या के सर से पति का साया छीन गया। ऐसे में संध्या ने अकेले ही लांची को पाल पोसा। लांची अब सयानी हो चुकी थी। माँ, आज शोभा की शादी में मैं क्या पहनूं? एक भी अच्छे कपड़े नहीं। संध्या संदूक के भीतर से संतरी रंग का एक सूट निकालकर उसे पहनने को देती है। लाची अपनी माँ की असमंजसता से बखूबी वाकिफ थी, इसीलिए वो चुपचाप उस सूट को पहनकर शोभा की शादी में पहुंचती है। जैसे वो स्टेज पर आती है, उसकी सखी शोभा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, लाची, तुम्हें आज ही का दिन मिला था ये सादा सूट पहनने को? क्यों शोभा, क्या खामी है सूट में? ये मेरा सूट है, मैंने इसे कई बार पहन लिया था, इसीलिए मैं इसे ऊब गई थी। जानती हो कि मैं जमींदार की बेटी हूँ, फिर भी एकदम सादी बनकर आई हो। मेरी बाकी सहेलियों ने ड्रेस थीम के अकॉर्डिंग लहंगा पहना है, सिवाय तुम्हें छोड़कर। तुम्हारे इस साधारण सादे कपड़े के कारण मैं शर्मिंदा नहीं होनी चाहती। शोभा की बातें लाची के दिल को भेद कर रख देती हैं। वो उसे असहज देखकर चुप्पी साध कर वहाँ से रोते बिलखते घर लौट आती है। लाची, क्या हुआ बिटिया, तू रो क्यों रही है? क्यों माँ, आपने मुझे कपड़े पहनने से पहले क्यों नहीं बताया कि ये सूट शोभा का है? बिटिया, उसके सिवा तेरी इस बेबस माँ के पास कोई चारा नहीं था। तू घर के अभाव से भली भांति वाकिफ है। हम गरीबों का जीवन अमीरों के उतरन पर ही आश्रित है। समय गुजरता है। लाची निष्दिन एक बंजर पेड़ को पानी दिया करती थी। आज जब वो जा रही थी तो सामने से उसे रचना आती दिखाई पड़ती है। अरे रचना, बड़े दिनों बाद गाँव का रुख कर रही हो, कुछ खास बात है क्या? हाँ, एकदम खास बात है। अपनी सभी सखियों को न्योता देने जा रही हूँ। भोज का न्योता? अपनी शादी का न्योता। इसी सप्ताह मेरी शादी है। अरे ये तो बड़े आनंद की बात है। अपनी इस सखी को नहीं बुलाओगी? लाची की बात सुनकर रचना रईस अंदाजे में उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें बुलाकर अपनी शादी का सत्यानाश थोड़ी करना है। देखा, मैंने देखा था शोभा की शादी में कितना साधारण सा पहरावा पहनकर तुम आई थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में भी आकर तुम मेरे को असहज महसूस करवाओ। उसकी शादी में भी तुमने असहज महसूस करवाया था। जानती हो, मेरी शादी का लहंगा पूरे 15 लाख का है। मशहूर डिजाइनर सब्यसाची ने सिला है। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम्हारे पास तो सस्ते से लहंगे हैं, खरीदने का भी दाम नहीं होगा। इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाओगी? रचना की जली कटी बातें सुनकर लाची रोती बिलखती हुई उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। जैसे उसके आंसू की बूंदें पेड़ के जड़ में जा गिरती हैं, उसी पल छिन पेड़ सजीव होकर कहता है, लाची, तुम रो क्यों रही हो? आवाज को भांपते हुए लाची जैसे पीछे पलटती है तो पेड़ के नाक, मुंह, आंखें देखकर वो भौचक्की रह जाती है। तुम्हारा अक्ष तो एकदम मानव सा मालूम पड़ रहा है, कहीं तुम मायावी पेड़ तो नहीं? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पता है, पेड़ में बहुत गरीब हूँ। मेरी सभी सखियां सहेलियां अपने सुंदर लहंगों से मुझे लुभाती ललचाती हुई मेरी हंसी उड़ाती हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं हूँ, क्योंकि मैं लहंगे का जादुई पेड़ हूँ। तुमने सदा मेरी सेवा की, मुझ सूखे वृक्ष को जल के स्वरूप में जीवन दिया।
इसलिए जिस पल तुम इस वृक्ष से लहंगे की मांग करोगी, ये जादुई पेड़ तुम्हारी मांगों की पूर्ति करेगा। जादुई लहंगों के पेड़ पर लाची को अपना प्रमाण देकर साधारण स्तब्ध हो जाते हैं। उसके पश्चात लाची कहती है, मायावी पेड़, अगर तुम सच में जादुई लहंगों का वृक्ष हो तो इसी पल मुझे एक सुनहरे रंग का लहंगा दे दो। लाची के स्वर सुनकर एकाएक पेड़ प्रकाशमान हो जाता है और उस पर सुनहरे रंग का सुंदर लहंगा प्रकट होता है। ये देख लाची हक्की बक्की रह जाती है। ये तो सचमुच में लहंगों का जादुई पेड़ है। लाची लहंगों के जादुई पेड़ का पुख्ता प्रमाण जानने के लिए पुनः प्रयास करते हुए कहती है, ये जादुई लहंगों का पेड़, मुझे और भी सुंदर लुभावने लहंगे दो। लाची के कहते ही जादुई पेड़ की प्रत्येक डाल सैकड़ों सुंदर लुभावने लहंगों से भर जाता है, जिसे देख लाची फूले नहीं समाती। इन लहंगों के लिए तुम्हारे लाखों लाख बार शुक्रिया जादुई पेड़। इसके बाद लाची उन लहंगों को लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ संध्या कहती है, अरे लाची, इतने सारे लहंगे कहाँ से लेकर चली आ रही है? किसके हैं ये लहंगे? माँ, ये लहंगे तुम्हारी बेटी लाची के हैं। ये सभी लहंगे तो बड़े महंगे लग रहे हैं। पैसों का पेड़ हाथ लग गया क्या? पैसों का पेड़ तो नहीं माँ, मगर लहंगों का जादुई पेड़ हाथ लगाए। इन लहंगों को बेचकर हमारे घर की बदहाली दूर हो जाएगी। फिर आपको मेरे लिए किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जादुई पेड़ से मिले लहंगों को लेकर लाची बाजार के बड़े लहंगे व्यापारी से बेचकर उन पैसों से अपने घर की घनघोर गरीबी से निजात पा जाती है। कुछ ही दिनों बाद रचना की शादी का दिन आ जाता है। लाची, आज तेरी सखी की शादी है, जाना नहीं क्या? ये सुनकर लाची असमंजस में पड़ जाती है। जादुई पेड़ से मिले सभी लहंगों को तो मैंने उस व्यापारी से सौदा कर दिया। खैर कोई नहीं, मेरे पास जादुई लहंगे का पेड़ तो है और अभी शादी में सांझ तक की देरी है। लाची दौड़ते भागते हुए जादुई पेड़ के पास चल कर आती है और कहती है, ए लहंगों के जादुई पेड़, इसी पल छीन मुझे सुंदर सा लहंगा दो। लाची के कहते ही लहंगों का जादुई पेड़ सुनहरे किरणों के साथ प्रकाशमान होकर सैकड़ों लहंगों से लद जाता है। लाची की नजर चमकीले लहंगे पर गड़ जाती है। वो उस लहंगे को लेके घर चली आती है और सज धज कर शाम को रचना की शादी में आती है और रचना कहती है, अरे वाह लाची, तेरा चमकीला लहंगा तो बड़ा लाजवाब लग रहा है, एकदम हीरे के जैसे, पूरे माहौल को चकाचौंध कर रहा है। क्यों रचना, मेरा सुंदर लहंगा देखकर तुम्हारे बोलने का स्वर ही बदल गया? तुम अमीर तबके के लोगों के लिए इंसान की कोई अहमियत नहीं। खैर शादी मुबारक हो, ये रहा तुम्हारा तोहफा। लाची का सच भरा लहजा रईस रचना को भरे समाज में शर्मसार कर जाता है। लाची घर आकर अपनी माँ संध्या से सारी बातें साझा करते हुए कहती है, माँ, आज अमीरी के नशे में चूर होकर सभी रईस गरीब को अपने पैरों की जूती बनाकर रखते हैं, मगर मैं लहंगों के जादुई पेड़ का सदा सदुपयोग करूंगी। अब से किसी भी गरीब बेबस की बेटियों की विदाई अमीरों के उतरन पहनकर नहीं होगी। मैं लहंगों के जादुई पेड़ से सभी दुल्हनों की लहंगा मुहैया कराऊंगी। जब कभी गांव में किसी भी गरीब बेटी की शादी होती, लाची लहंगों के जादुई पेड़ से मदद की गुहार लगाती और उन दुल्हनों को लहंगा देती। ऐसे ही एक लंबा अरसा गुजर जाता है। अंत में लाची का रिश्ता व्योम से तय हो जाता है। लाची, कल तेरी सगाई और इसी सप्ताह में तेरी शादी भी है। सारा बंदोबस्त हो चुका है सिवाय तेरे लहंगों के। हाँ माँ, मैं लहंगे लेने ही जा रही हूँ। लाची लहंगों के जादुई पेड़ के पास आकर कहती है, ए लहंगे के जादुई पेड़, मुझे मेरी शादी और सगाई के लिए सुंदर सा लहंगा दे दो। लहंगों का जादुई पेड़ दो सुंदर सोने और हीरे के लहंगों से लद जाता है और पेड़ अक्षर समेत प्रकट होकर कहता है, लाची, ये 2 लहंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि आज के पश्चात मैं पुनः तुम्हें नहीं मिलूंगा। ये दोनों लहंगे खड़े सोने और हीरों से जड़े हैं। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, इनके नगों मोतियों से तुम्हें मोल मिल जाएगा और लहंगे के उस स्थान पर एक नए मोती लग जाएगा। विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। इसके पश्चात लाची घर आ जाती है और अपनी सगाई शादी के अवसर पर सोने और हीरे का लहंगा पहनकर पूरे साजबाज के साथ संध्या उसकी शादी कर देती है। 3 जादुई गणेश की मूर्ति। 70 बरस की बूढ़ी गुलबिया अपने 3 पोते पोती गणेश, विनायक और आराध्या के संग गुरुकुल गांव में रहा करती थी। देर सांझ वो थकी मांदी हुई आकर घर की चौखट पर बैठकर कराहती हुई कहती है, आराध्या बिटिया, तनिक पानी पिला दे। ये लो दादी माँ, पानी पी लो। कुछ देर बाद, अरे तनिक देर सुस्ताई के खातिर का बैठे कमर जवाब दे गई। इतना बखत हुई गवा, बच्चन के खातिर खाना भी पकाए के होए। खाना तो मैंने कब का पका दिया दादी माँ। बाबूजी के जाने के बाद से आप इस बढ़ते बुढ़ापे में भी हम तीनों भाई बहनों का पेट भरने के लिए खुद भूखी प्यासी रहकर मेहनत मजदूरी करती हैं।
तो क्या मैं घर की जिम्मेदारी भी नहीं संभाल सकती? अपनी नन्ही सी पोती के मुंह से समझदारी के स्वर सुनकर गुलाबिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो आराध्या को सीने से सटाकर कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया, दादी की सयानी पोती है तू। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। गुलाबिया सुबह के सूरज की किरण के संग उठकर काम पर चली जाया करती थी। वो एक बड़े तबके के घर में चौका बर्तन करती थी, जिसे वो अपने पोते पोती के पेट भरने के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त कर पाती थी। मगर उसे परिवार के शहर में पर्यटन के चलते बूढ़ी गुलाबिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर लौटते हुए वो एक शांत सुनसान सड़क पर बैठी कहती है, हाय गौरी सूत गणेश, ये कैसी विघ्न की घड़ी है। प्रभु, जिन भले लोगों के पास काम करके मैं बेबस बूढ़ी अपने पोते पोती का पेट भर पाती थी, तूने वो आसरा छीन लिया। हर जगह हाथ पांव मार कर देख लिया, कहीं भी दूसरे काम की बात नहीं बनी। जाने आज मैं अपने बच्चों के लिए भोजन कैसे जुटा पाऊंगी। बेरोजगारी के बड़े दुख से उस पल गुलाबिया लाचार होकर अष्टविनायक मंदिर के बाहर खड़ी भीख मांगने पर उतारू हो जाती है। ये लो माता। पंडित जी, आज मंदिरों में इतनी भीड़ भाड़ और भंडारा किस कारण से हो रहा है? भक्तों की ये बड़ी भीड़ गणेश चतुर्थी के कारण से है। कल हर घर में दशक दिवस के लिए गणपति जी की स्थापना जो होगी। गणेश चतुर्थी की चर्चा सुनकर गुलाबिया घर आती है, जहाँ उसके दोनों पोते 6 साल का गणेश और 5 साल का विनायक कहते हैं, दादी माँ आप आ गई, हमें जोरों की भूख लगी है। भूख तो लगी होगी ना बच्चों, सवेरे से तुम्हारे पेट में अन्न का एक दाना जो नहीं पड़ा। गुलाबिया एकाएक तीनों को खाना खाने का कौर खिलाती है। पेट भरते तीनों बच्चे लोटपोट हो जाते हैं, मगर देर रात गुलाबिया को गणेश जी से बातें करता हुआ आराध्या देख सुन लेती है। कितनी चाह थी गणेश चतुर्थी की, मन में क्यों बप्पा सारे राह बंद करके आपको क्या मिला, और कितने कष्ट विघ्न देखना शेष है। गुलाबिया गहरे शोक में पड़ जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसके तीनों पोते पोती गणेश की मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चन का करत है? दादी माँ, आज गणेश चतुर्थी है ना, हम गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचने जा रहे हैं। तीनों बच्चे ठेले पर गणेश जी की मूर्तियां सजाकर बेचने निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद, दीदी कितनी देर दोपहर हो गई, किसी ने भी हमारी गणेश जी की मूर्तियां नहीं खरीदी। शायद हमारी मूर्तियां एकदम सादी साधारण है, इसलिए हमारी गणपति जी की मूर्ति कोई भी नहीं खरीद रहा। देर तक राह ताक कर सांझ होता देख तीनों भाई बहन घर की ओर लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे चमचमाती हुई गणेश जी की 3 मूर्तियां मिलती हैं। अरे दीदी, गणेश जी की ये 3 मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, चलो इसे घर ले चलते हैं। तीनों बच्चे एक एक गणेश जी की मूर्ति उठाकर ठेले पर धर कर घर आकर कहते हैं, दादी माँ, हमारी गणेश जी की मूर्ति किसी ने नहीं खरीदी। मगर दादी माँ, एक पेड़ के नीचे हमें ये 3 गणेश जी की मूर्ति पड़ी हुई मिली। देखूं तो ये क्या है, जरा देखूं। अरे ये गजानन की मूर्ति तो बड़ी भव्य और नई जान पड़ती है। बच्चों, ये मूर्ति तुम तीनों को मिली है, इसीलिए इसकी स्थापना तुम करो। तीनों भाई बहन एक साथ गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके पूजा अर्चना करते हैं और मन में कहते हैं, हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्न हरता है, हमारे भी घर के तमाम कष्ट विघ्न को हर लीजिए। बच्चों की बचकानी बोली से जैसे तीनों गणेश जी की मूर्ति में जान पड़ जाती है, जिसके साथ तीनों मूर्ति सुनहरे चमक से भर जाती हैं और वो हीरे सोने और पैसे की गणेश जी की जादुई मूर्ति में बदल जाती हैं। ये देख विनायक और गणेशा अपनी आंखें बड़ी किए हुए कहते हैं, अरे गणेशा, ये तीनों तो जादुई गणेश जी की मूर्ति जान पड़ती हैं। हाँ विनायक, तभी तो ये साधारण गणेश जी की मूर्ति की मिट्टी से हीरे सोने और पैसे की मूर्ति में बदल गए। तभी एकाएक गणेश जी की आवाज घर में गूंज उठती है और भविष्यवाणी होती है, हे तात, ये बालिके, ये मैं हूँ गजानन। ये तीनों गणेश जी की जादुई हीरे पैसे और सोने की स्वर्णिम मूर्ति है। अगले 10 दिन तक तुम इस जादुई मूर्ति की माया का सदुपयोग करो और आने वाले गणेश चतुर्थी अर्थात एकादशी के दिन इसे विसर्जित कर देना।
तथास्तु। उनके ओझल होते ही तीनों बच्चे एक साथ कहते हैं, हमारी जादुई गणेश जी की 3 मूर्तियाँ अपने मायावी स्वरूप में आओ। तीनों साधारण मूर्ति प्रकाशमान होकर जादुई गणेश जी की 3 हीरा, पैसा और सोने की मूर्तियों में तब्दील होकर रत्नों की बौछार कर देती हैं और गुलबिया कहती है, धन्य हो गौरी पुत्र गणेश, आपके संजोग से आज स्थापना के दिन आपने मेरे घर को धन धान्य से भर दिया। जादुई गणेश जी की तीनों मूर्तियों से मिले हीरा, पैसे और सोने को बटोरकर गुलबिया बेचकर धूमधाम से गणेश जी की स्थापना करती है। गणेश जी की महिमा से उसके घर की दुखद दिन समाप्त हो जाते हैं। दिन गुजरते हैं और स्थापना के 7वें दिन की सुबह एक ऋषि उनके घर के बाहर खड़ा कहता है, भिक्षाम देहि माई भिक्षाम देहि। ऋषि की आवाज सुनकर तीनों बच्चे बाहर आते हैं। बच्चों, घर में कोई बड़ा है तो बुलाओ। बाबा, हम बच्चों की सिवा इस पल घर में कोई बड़ा नहीं, कहिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में इस बाबा को दान दो। बच्चों, एक दंत गणेश जी तुम्हारे घर में बढ़ोतरी देंगे। तीनों बच्चे अपनी जादुई गणेश जी की मूर्तियों को हाथ में उठाकर बाहर आते हैं। अरे, ये क्या कौतुक करतब कर रहे हो तुम तीनों बच्चे? अगर दान नहीं दे सकते तो इजाजत दो, यह गणेश जी की मूर्ति देकर मुझ ऋषि को पाप का भागीदार न बनाओ। जरा ठहरिए बाबा। तीनों बच्चे एक ही सुर में जादुई गणेश जी की 3 मूर्ति से मदद मांगते हैं। ए हमारी जादुई गणेश जी की 3 मूर्तियाँ अपने जादुई स्वरूप में आओ। तीनों साधारण गणेश जी की मूर्तियाँ जादुई हीरे, पैसे और सोने की मूर्ति के सांचे में ढल जाती हैं और गणेशा कहता है, झोली आगे करो बाबा। जादुई गणेश जी की तीनों मूर्ति के मुख से हीरे, पैसे और सोना निकलता है। मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवादी हूँ बच्चों, जो तुमने मेरी आवश्यकता से बढ़कर मेरी झोली को भर दिया। दीर्घायु भव। तुम तीनों के ऊपर इन जादुई एक दंत की 3 मूर्ति के स्वरूप में शिव पुत्र गणेश की घनघोर दया है। गुजरते हुए हर एक रोज जब भी कोई भूखा, भिखारी, जरूरतमंद या बेबस उनसे मदद की गुहार लगाता, तीनों बच्चे अपनी जादुई गणेश जी की 3 मूर्तियों से उनकी मांग को पूरा करते। अब गणेश जी के स्थापन को 10 दिन पूरा हो जाता है और 11वें रोज गणेश चतुर्थी यानी कि विसर्जन का दिन आता है। आज गणेश जी की तीनों जादुई मूर्तियों के विसर्जन का दिन है। अंतिम बार मांग करते हैं, ए हमारी जादुई 3 गणेश जी की मूर्तियाँ हमारी मदद करो। अंतिम दिन तीनों गणेश जी की मूर्तियां हीरे, पैसे और सोने की मूर्ति के सांचे में एक बार फिर बदल जाती हैं और इस बार उन्हें बेशुमार धन देती हैं। बच्चे पूरे हर्षोल्लास से गणपति जी की तीनों मूर्तियों का विसर्जन कराते हैं, मगर जादुई गणेश जी की 3 मूर्तियों से मिले हीरे, पैसे और सोना घटने की बजाय बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उन बच्चों ने उनका सदुपयोग करके बेबस बेसहारा लोगों की भलाई में इस्तेमाल किया। अनाथ भाई बहन का बर्गर व्यापार। शारदा शहर की पुरानी पिछड़ी बस्ती में अपने 10 बरस के बेटे सोनू और 15 बरस की बेटी मानवी के संग रहा करती थी। एक रोज अचानक उसने सदा की खातिर आंखें मूंद ली, जिसके साथ उसके बच्चों पर दुख का बड़ा मंजर छा गया जब उनकी माँ कच्ची उम्र में उन्हें छोड़ गई। दोनों उसके शव पर माथा रखे रो रहे थे। माँ, माँ उठ जाओ, मुझे भूख लगी है माँ, उठो ना। मानवी दीदी, माँ बोलती क्यों नहीं? माँ। सोनू उसे खूब झकझोरता है, मगर शारदा टस से मस नहीं होती। तभी मानवी कहती है, माँ, हमको हमेशा के खातिर छोड़कर जा चुके हैं सोनू, हम अनाथ हो चुके हैं। शारदा की आंखें बंद हुए देर नहीं हुई थी कि उसी पल बस्ती का मालिक धनी सेठ उन्हें घर से निकाल बाहर करता है। आप हमें हमारे घर से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? माँ ने आपका किराया भरा तो था। लालची धनी सेठ गुस्से से भौं चढ़ाकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हुए दबदबा जाहिर करता हुआ कहता है, अरे ये घर तुम्हारे बाप का नहीं यतीमो, चलो दफा हो जाओ। और हाँ, आइंदा इस बस्ती में दिखाई मत पड़ना, वरना टांगे तोड़ कर रख दूंगा। दोनों भूख से बेहाल रोते बिलखते हुए एक सड़क किनारे चलने लगते हैं। तभी मानवी अपने मन में सोचती है, पिताजी तो पहले ही माँ को छोड़कर गए थे, अब हमारे सर से माँ का साया भी उठ चुका है। मेरे भाई की जिम्मेदारी अब मेरे सर पर है।
चलते चलते वे दोनों एक बर्गर वाले के पास आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देख बर्गर वाला कहता है, अरे कहो बच्चों, कौन सा बर्गर खिलाऊं, आलू का या पनीर का? मुझे पनीर का बर्गर खाना है। वो झटपट से 2 बर्गर तैयार करके दोनों भाई बहन को खाने को दे देता है। थोड़ी देर बाद, हाँ चलो अब मेरे पैसे लाओ। अंकल, हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या कहा, पैसे नहीं है? अरे तो फिर बर्गर कैसे ठूसा? हम भाई बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपके पास हमारे खातिर कोई काम है तो बताइए, हम सारा काम कर देंगे। ये सुन बर्गर वाला अपने मन में विचार करके कहता है, अरे मैं इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर कम पगार में दोनों भाई बहन से अधिक काम कराऊं तो कैसा रहेगा? उस रोज से दोनों भाई बहन बर्गर वाले के ठेले पर काम करने लगे थे। नन्हा सोनू प्लेट धोया करता तो वहीं दूसरी ओर मानवी दिन भर बर्गर तैयार किया करती। तब जाकर उन्हें एक बर्गर खाने को मिलता। तकरीबन 1 महीना यूं ही गुजरने को आ जाता है और मानवी कहती है, आज 1 महीना पूरा हो गया है, हमारी पगार? हाँ, ये रहा तुम दोनों भाई बहन का 1000 रुपया महीना। उस पैसे को देखकर मानवी बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है, इतने कम पैसे में तो बर्गर का बड़ा काम करना बड़ा ही कठिन है, मगर मैं छोटी सी शुरुआत तो कर ही सकती हूँ। कहते हैं ना, अक्सर छोटे कदम बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। ऐसा ही सोचकर मानवी बर्गर बेचकर एक शुरुआत करती है। सस्ती बर्गर, आओ आओ और खाओ, एकदम ताजा मजेदार चटकेदार बर्गर। दोनों बच्चों की बोली सुनकर रुबीना नाम की एक लड़की उनके ठेले पर आकर कहती है, अरे बेटा, जरा एक पनीर बर्गर तो देना। मानवी खुश मन से उसे बर्गर बनाकर देती है, जिसे खाते ही रुबीना उसकी सराहना करते हुए कहती है, वाह, क्या बेहतरीन बर्गर बनाया है तुमने। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट बर्गर नहीं खाया था। इतनी कम उम्र में इतना नपा तुला हाथ, काबिले तारीफ है। जी शुक्रिया आंटी जी। भाई बहनों के बर्गर की कम कीमत देखकर बर्गर खाने वाले लोगों की बड़ी भीड़ हर पल के साथ उनके पास बढ़ती जा रही थी, जिससे मानवी को विशेष कमाई होना शुरू हो चुकी थी। मानवी एक भाड़े के घर में अपने भाई के साथ रहने लगी थी। माँ अन्नपूर्णा की दया से मेरी बर्गर का ठेला अच्छा जम चुका है। अब मैं अपने भाई को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकती हूँ। 15 साल की मानवी अपने भाई का दाखिला कराती है। अब धीरे धीरे सोनू के भीतर भी होशियारी समाने लगती है। एक रोज वो कहता है, मानवी दीदी, अब से मैं भी आपके बर्गर के इस काम में हाथ बटाऊंगा। सोनू के स्कूल जाने के बाद मानवी अकेले ही बर्गर तैयार करती थी, मगर जिस दिन सोनू की छुट्टी हुआ करती, सोनू अपनी बहन के साथ मिलकर बर्गर बनाया करता था। मानवी दीदी, मेरे मन में एक ख्याल आया है। अच्छा, तो क्या ख्याल आया है मेरे राजा भैया के मन में? आप दिन भर एक ही जगह बर्गर का ठेला लगाकर खड़ी रहती हैं। इसे तो भला है कि हम अपने बर्गर के ठेले को लेकर गांव-गांव घूमें, ताकि जिन लोगों तक बर्गर का स्वाद नहीं पहुंचा है वो भी इसे खा सकें, ताकि हम भाई बहन और अच्छा कमा सकें। सोनू के व्यापारी सोच से मानवी के बर्गर को और ज्यादा पहचान बटोरने का राह खुल चुकी थी। वो ठेले को लिए एक गांव के भीतर आते हैं, जहां सोनू कहता है, बर्गर, एकदम सस्ता मजेदार बर्गर खाओ, आओ आओ प्यारे दोस्तों। सोनू की आवाज सुन झुमरी नाम की औरत उसके पास आकर कहती है, का हो बचवा, ये टनाटन बोली के साथ का बेचत हो? अरे ये तो डबल रोटी है। काकी, ये डबल रोटी नहीं, इसे बर्गर कहते हैं। एक बार खाकर देखिए, ना पसंद आए तो भले 1 पैसे मत देना। मानवी की बोली से लोभ में आकर झुमरी बर्गर खाकर कहती है, अरे वाह, गजब चचा, ये लपेटुआ भाजी रोटी का स्वाद तो बहुत नेक है। एक तो और ही देना। सोनू, मानवी एक और बर्गर उसे देती है, जिसके बाद गांव के और भी लोग उसके पास आ जाते हैं और वहां पर बहुत भीड़ जमा हो जाती है। अपनी दीदी की मदद करो, जल्दी से मुझे टमाटर प्याज के बारीक टुकड़े काट कर दो। मानवी झटपट से आलू की गोल टिकिया तवे पर तैयार करके तेज तरार अंदाज में कई बर्गर तैयार करके लोगों को खाने को देती है, जिससे दोनों भाई बहनों की वाहवाही छा जाती है। उस सांझ दोनों बेहद ही जल्दी घर लौट आते हैं, तकरीबन 2 महीने बाद। अब मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, साथ ही मुझे अब काफी तरह के बर्गर बनाना भी आ चुका है। क्यों ना मैं बर्गर का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दूं, क्योंकि सोनू भी मेरा हाथ बटाने लगा है।
मानवी एक खाली पड़ी दुकान को खरीदकर उसे रेस्टोरेंट में बदलकर बर्गर बेचना शुरू कर देती है, जहां अमीर तबके के लोग आकर उनके बनाए बर्गर खाते थे। अगर मुझे अपने बर्गर का दाम बढ़ाना होगा तो उसकी गुणवत्ता भी और ज्यादा बढ़ानी होगी, ताकि जिसके खातिर अब मुझे अपने बर्गर में चीज की मात्रा के साथ शिमला मिर्च शामिल करनी होगी, ताकि लोगों को कुछ नया टेस्ट करने को मिले। बर्गर में हुए बदलाव से मानवी का रेस्टोरेंट खूब फलता है। रेस्टोरेंट में आई आशना नाम की एक लड़की उससे कहती है, तुम्हारी बनाई बर्गर सचमुच बहुत टेस्टी है, मगर अगर तुम अपने इन बर्गर के साथ गोलगप्पे और टिक्की शामिल कर दो तो भविष्य में तुम्हारा बर्गर का रेस्टोरेंट कभी ठप नहीं होगा, बल्कि आसमान की बुलंदियां चढ़ता जाएगा। आशना के जाने के बाद सोनू कहता है, मानवी दीदी, मेरी कक्षा अध्यापिका कहती है कि एक चीज पर आश्रित नहीं होना चाहिए, एक बार बर्गर के साथ गोलगप्पे शामिल करके देख लेते हैं। अगले दिन से मानवी बर्गर के रेस्टोरेंट में गोलगप्पे शामिल करती है, जिससे उसके रेस्टोरेंट की हर एक टेबल पर लोगों की भरमार थी, जिसे देख मानवी अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, देख रही हो माँ, जिन बच्चों को लोगों ने अनाथ यतीम कहकर दुत्कार दिया था, आज वो दोनों बर्गर का व्यापार करके फर्श से अर्श पर आ चुके हैं। दोनों भाई बहनों की बड़ी सोच और बर्गर के बड़े व्यापार से उन्हें बेधड़क कमाई होती है, जिससे मानवी बड़ा सा घर बार खरीद कर अपने भाई को बेहद अच्छी परवरिश देती है और बर्गर के रेस्टोरेंट के साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी कर लेती है। ये थी हमारी अनाथ भाई बहनों के बर्गर व्यापार की कहानी।